आज क्लास 12th का इतिहास विषय का प्री टेस्ट एग्ज़ाम था। हजारीबाग ज़िला का यह क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वे पीजीटी इतिहास के शिक्षक प्रणव सर के द्वारा तैयार किया गया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी ज़िला में क्यों ना हो, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि यह विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं, आप जल्दी से मिला लीजिए। आपके ज़िला में यदि इतिहास का एग्जाम हो चुका है और उसका आंसर जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन को पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था, उसके क्या आंसर है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन आया था, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए। तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था सबसे पहले, पहला का सी हो जाएगा। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा। गुप्त साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? श्रीगुप्त। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य। तहकीक ए हिंद ग्रंथ के लेखक है अल बरूनी। बीजक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर। कौन सूफी संत अजमेर शरीफ से संबंधित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। इब्न बतूता निवासी था मोरक्को का। शैव धर्म के अनुयायी जाने जाते थे नए नए नार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। पानीपत की तीसरी युद्ध का वर्ष था 1761। कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? नाना साहेब। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय। कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 ईस्वी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था 1918 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स तीनों थे, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो 42वें संशोधन में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं? तो साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी विवरण है एवं जनजातीय गाथाएं हैं। 32 है, हिंदू धर्म के दो महाकाव्य का नाम लिखे। तो महाभारत और रामायण। मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन क्या हैं? तो मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथ है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है, पुरातात्विक प्रमाण है और अभिलेख है। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? तो निगुण है, इधर एक तरफ है सगुण। तो निर्गुण में ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, जबकि सगुण में भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। निगुण में निराकार ब्रह्म में आस्था होती है, जबकि सगुण में साकार ब्रह्म की आस्था होती है। निर्गुण में गुरु के महत्व पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि सगुण में गुरु की महत्व पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। निर्गुण में सत्संग पर महत्व दिया जाता है, जबकि सगुण में भक्ति पर महत्व दिया जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द सूफ से हुई। सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह का गलीचा जो मोटे कपड़े मतलब ऊन से बना हुआ होता है। 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखे। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो सिंधु मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू।
39 है, सिंधु सभ्यता के दौरान नगर नियोजन पर प्रकाश डालो। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन निम्नवत है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फिर सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंटें आयताकार आकार की होती थी। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था। ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को निचला शहर का नाम दिया गया था। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाया जाता था, इसलिए यह ऊंचे होते थे। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग में खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें और जन इमारतें थीं। निचले भाग में लोग रहा करते थे। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसकी जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को ग्रेड पद्धति माने जालनुमा में बनाया गया था। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनके अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया। नालियां ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थी, जिनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोटरों का प्रयोग किया जाता था, पर कुछ जगह चूने और जिप्सम का भी प्रयोग मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं मिलता है। मकान में स्नानागार मुख्यतः गली तथा अथवा सड़क के नज़दीक बनाया जाता था। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जो कि 11.88 मीटर मतलब 39 फीट लंबा, 7.01 मीटर मतलब 23 फीट चौड़ा और 2.43 मीटर अर्थात 8 फीट गहरा था। संभवतः यह स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। 40 है, अशोक के धर्म प्रचार में क्या क्या उपाय किए। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 1 वर्ष के बाद अशोक एक साधारण उपासक रहा और इस बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई उद्योग नहीं किया, मतलब कोई भी कार्य नहीं किया। इसके पश्चात वह संघ की शरण में आया और 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक संघ में रहा। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने विशाल साम्राज्य से सभी साधनों को नियोजित कर दिया। उसके द्वारा किए गए कुछ उपाय पर्याप्त रूप से मौलिक थे। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाए गए साधनों को हम इस प्रकार रख सकते हैं। पहला, धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, लोकोपकारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। 41 है, भारत के प्राचीन काल में मंदिर निर्माण शैली के विकास का वर्णन करें। तो भारत की मंदिर निर्माण की शैली को 3 भागों में बांटा जा सकता है: द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली। द्रविड़ शैली क्या है? तो द्रविड़ शैली की अधिकांश मंदिर दक्षिण भारत में दिखाई पड़ता है, जिसमें से विंध्येश्वरी मंदिर, महाबलीपुरम इत्यादि। इस प्रकार के मंदिर निर्माण की शैली में चारों तरफ दीवाल का घेरा मतलब बाउंड्री वाल होता था तथा मंदिर के बाहर का मुख्य दरवाजा होता था, जो कि मुख्य मंदिर से बड़ा और भव्य होता था, जिसे गोपुरम कहते। द्रविड़ शैली का मंदिर विमान शैली शिखर का होता था, लेकिन यहाँ सिर्फ मुख्य मंदिर में विमान होता था, बाकी मंदिर जो कि मंडप होता था उसमें विमान नहीं पाया जाता। इस प्रकार के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ मुख्य मंदिर के बाहर साइड होता था। नागर शैली की अधिकतम मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जिसमें से खजुराहो, जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर इत्यादि शामिल है। इस प्रकार के मंदिर में शिखर होते हैं। इस प्रकार के मंदिर में प्रदक्षिणा पथ मुख्य मंदिर के अंदर ही होता है। इस प्रकार के मंदिर के चारों ओर दीवारों का घेरा नहीं होता है तथा मंदिरों के अंदर तालाब, कुएं भी लगभग नहीं पाए जाते। वेसर शैली, पूरे मध्य भारत में बेसर शैली की अधिकांश मंदिर पाई जाती है। बेसर शैली नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। इस प्रकार की मंदिर में शिखर को तथा मंडप को अत्यधिक सुंदर बनाया जाता है। अगला है, विजयनगर की किलेबंदी पर प्रकाश डालें। तो 15वीं शताब्दी की दीवारों पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे इन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकट भेजा गया दूत
अबुर रज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित थे, जो इसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। पहला, इससे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे पहले बाहरी दीवार शहर के चारों तरफ बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। तीसरा, यह विशाल राजगिरी पहाड़ियों तथा इनकी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। चौथा है, गारा या जोड़ने के लिए कोई भी वस्तु के निर्माण में कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता था। पांचवा, उस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें खेतों को घेरा गया था। कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों तथा यहाँ तक कि सालों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल स्नानागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी और नीति को अपनाया। फिर है, दूसरे किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी तथा तीसरे से शासकीय केंद्र घेरा गया था। 43 है, पहाड़ियाँ कौन थे? तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ियाँ कहा जाता था। फिर है, कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक प्रचाट क्या है? तो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक प्रचाट भारत में धार्मिक और सामाजिक समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल स्थापित करने का एक प्रस्ताव था। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को घोषित किया था। इसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 45 है, 1857 विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? तो यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहे हैं जिसमें सुअर व गाय की हड्डियों एवं खून का चूरा मिलाया गया है। इससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त था। इसी बीच चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बने। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की पुरानी बंदूक ब्राउन वैस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल सैनिकों को प्रयोगार्थ दी। इससे कारतूस पर चिकना कागज लगा था। इस कारतूस को बंदूक में प्रयोग करने से पहले इस कागज को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों के मुंह पर गाय व सुअर की चर्बी लगाई गई है। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कोलकाता के पास दमदम में सेना ने कारतूसों को खुलकर विरोध किया। लोगों ने कहना आरंभ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है, अतः अब हमें शिवाजी बनना ही होगा। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस ही 1857 के विद्रोह का आरंभ होने के तत्कालीन कारण बने। 46 है, दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। तो ये महत्व निम्नलिखित है। पहला, दांडी मार्च भारत के आज़ादी के संग्राम में एक अहम प्रतीकात्मक आंदोलन था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की औपनिवेशिक सत्ता को दबाव में डाला। दूसरा है, इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय करवाया। तीसरा, इस आंदोलन को महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों, व्यापारियों और दुकानदारों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटेन में होने वाले आयात को कम किया। उदाहरण के लिए ब्रिटेन से कपड़े का आयात आधा हो गया। इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगति में अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानूनों का भय निकाला और जनता को आंदोलित किया। डी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की समीक्षा करें। तो बच्चों, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी सुनते सुनते नींद आ जाएगा, तो ये मैं साइट पर अपना डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। साइट को आप लोग कैसे देखिएगा, तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर लिखना है DRGP82, सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ मिलेगा दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। दीपक कुमार को आप क्लिक कीजिएगा तो आपका साइट खुल जाएगा और साइट में ही आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ से देख सकते हैं आप। ऐसे मैं धीरे धीरे इसे बढ़ा देता हूँ।
तो हड़प्पा सभ्यता पतन के कारणों की समीक्षा आप देख सकते हैं, बाढ़ है इसका, महामारी है, जलवायु परिवर्तन है, बाह्य आक्रमण है। फिर है मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो यहाँ पर है इसका पतन के कारण है योग उत्तराधिकारी का अभाव है, साम्राज्य का विघटन है, कर्मचारियों के अत्याचार है, राज दरबार में गुटबंदी, राजाओं का अत्याचार, करों की अधिकता, कोष की रिक्तता, सैनिक शक्ति का ह्रास, ब्राह्मण प्रतिक्रिया, विदेशी आक्रमण। 39 है महावीर जैन के जीवन एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं महावीर जैन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। तो इनका क्या जीवन था, कहाँ जन्म हुआ, तो कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। उनका आयु 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया था और संन्यास लिए, और उन्होंने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में अपना निर्वाहन हुए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनके उद्देश्य आप देख सकते हैं क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या पाठ दिया, तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय का, ये अस्तेय मतलब और उन्होंने चोरी ना करने का उपदेश दिया। 50 से 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसका कारण है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। ये सारा डिटेल आप साइट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से स्पष्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आराम से देख के कॉपी में उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 है गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया या क्यों असफल हुआ। तो इसको भी आप लोग हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे, इसको देख लीजिए। इसके असफल काहे हुआ, तो मूलभूत मतभेद हो गया, सांप्रदायिक समस्या थी, कांग्रेस का बहिष्कार हुआ था, ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस कठोर नीति थी, ये सब के कारण ये असफल हो गया। 52 है भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा नहीं सोचिएगा कि दूर ये तो प्री बोर्ड का एग्जाम है। ये विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा ही जिला में तैयार किया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ही विभिन्न स्कूलों में ये भेजा जाता है क्वेश्चन। तो आपके ज़िला में अगर हुआ है और उसका आंसर आपको जानना है, तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो मैं आंसर बना कर आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।